मिडिल क्लास का इंसान सिर्फ एक तरीके से करोड़ रुपए कमा सकता है और नहीं वो हार्ड वर्क, माइंडसेट, स्मार्टनेस, पैसा, इन्फ्लुएंस, कनेक्शन या फिर नीट, जेईई या यूपीएससी इनमें से कुछ भी नहीं है। उस साइंटिफिक तरीके को यूज करके चंडीगढ़ के एक लड़के ने 10,000 करोड़ रुपए बना लिए। एक पकौड़े वाला 25,000 करोड़ का मालिक बन गया। और तो और एक मिडिल क्लास स्कूल ड्रॉप आउट लड़के ने इस साल मई में 416 करोड़ रुपए कमा लिए। शुरू में तो मुझे भी लगा कि इनकी किस्मत की वजह से एक बार हो गया होगा, पर जब मैंने पूरे 6 महीने तक हजारों आर्टिकल्स, सैकड़ों इंटरव्यूज और 10 बुक्स खंगाले, तब ये बात समझ में आई कि इसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिकल मेथड है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम उसी मेथड को कई एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, जिससे आप चाहे कोई भी नौकरी करते हो या स्टूडेंट ही क्यों न हो, आज से ही उस मेथड को अप्लाई करके मिडिल क्लास से मिलियनेयर बनने के रास्ते पर चल पड़ोगे। साथ ही आपके लिए 2 छोटे से गिफ्ट्स भी हैं। और नहीं, ये कोई क्लिकबेट या जेनरिक ज्ञान नहीं है, ये एक प्योरली प्रैक्टिकल, रैशनल और प्रूवन मेथड है जिसकी पहली कड़ी है स्पेसिफिक नॉलेज। अब ये किस बला का नाम है, इसे समझने के हमें चलना होगा आसाम, जहाँ डिब्रूगढ़ के अग्रसेन अकेडमी में कुछ साल पहले हम जैसा ही एक मिडिल क्लास घर का लड़का 10th की पढ़ाई कर रहा था। उसके भी पेरेंट्स इंडिया के हर मिडिल क्लास पेरेंट्स की तरह डांटते रहते थे कि पढ़ ले, जेईई क्रैक कर ले और कुछ बन जा। उधर उसकी दिली इच्छा थी कि इस मिडिल क्लास के फाउंडेशन से खुद को और अपनी फैमिली को जल्द से जल्द बाहर निकाले, पर उसका पढ़ाई में तो मन ही नहीं लग रहा था, बल्कि एक दूसरी चीज में बहुत इंटरेस्ट था, कंप्यूटर्स। उसने अपने घर में बड़े पुराने लैपटॉप को उठा लिया और डिसाइड किया कि वो स्कूल जाना ही छोड़ देगा और खुद से ही कोडिंग करके ऐप डेवलपमेंट का काम करेगा। आप समझ ही सकते हो उसके घर में क्या रिएक्शन रहा होगा इस बात पर। खैर, उसने जैसे तैसे अपने पेरेंट्स को मनाया, बट अब ये समस्या आ गई कि उसे सिखाएगा कौन, क्योंकि कॉलेज तो दूर, स्कूल तक तो वो जा नहीं रहा था। आसाम जैसी जगह में कोई मेंटर मिलना भी पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए उसने सहारा लिया यूट्यूब का। जी हाँ, यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स देख देख कर वो कोडिंग सीखने लगा। जब सारे बच्चे जेईई की प्रिपरेशन में बिजी थे, वो दिन रात अपनी इन एप्स की दुनिया में लगा रहता था। कई एप्स डेवलप किए उसने, कुछ काम के थे तो कुछ बेकार। फिर उसे एक प्रॉब्लम का रियलाइजेशन हुआ, जो सोशल मीडिया एप्स हम यूज करते हैं उनमें सब में अलग अलग मैसेजेस आते हैं। इंस्टा, ऐप भी, SMS, व्हाट्सएप, सबको अलग अलग चेक करना पड़ता है। उसने सोचा कि अगर इन सब मैसेजेस को एक ही ऐप में कंबाइन कर दिया जाए तो सबका टाइम बचेगा। बस फिर क्या, वो इसी प्रोजेक्ट में लग गया। काफी दिक्कतें आई, कई बार तो उसका पूरा कोड बेकार साबित हुआ, बट स्टिल वो यूट्यूब और दूसरे ऑनलाइन रिसोर्सेज से सीख सीख कर अपने ऐप को डेवलप करता रहा। फाइनली एक दिन उसका ऐप बनकर कंप्लीट हुआ। शुरू में उसने अपने कुछ दोस्तों को इसे यूज करने दिया, उनका रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव था। उन्होंने और कई लोगों के साथ इसे शेयर किया। देखते ही देखते सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के जरिए ये लाखों लोगों तक पहुंच गया। उस ऐप का नाम है टेक्स्ट और उस लड़के का नाम है किशन बगारिया। और अभी कुछ ही मंथ पहले वर्डप्रेस के फाउंडर मैट पुलनबर्ग ने इस ऐप को एक्वायर किया है पूरे $50 मिलियन, यानी कि लगभग 416 करोड़ रुपए में। इस मिडिल क्लास लड़के के पास कुछ भी नहीं था, ना कोई बड़ी जमा पूंजी थी, ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई गॉडफादर था, ना ही कोई एक्सपीरियंस। ऐसा भी नहीं था कि वो पिछले 10-15 साल से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हो। हार्डली 2 से 3 साल लगे उसे अपने बेडरूम में बैठकर इस ऐप को डेवलप करने में और खुद को इंडिया के रिचेस्ट लोगों में शामिल करने में। और ऐसा वो क्यों कर पाया? स्पेसिफिक नॉलेज के दम पर। उसने एक ऐसी प्रॉब्लम पकड़ी जो करोड़ों लोगों को अफेक्ट करती है, और उसको सॉल्व करने के लिए जितनी नॉलेज चाहिए थी उसे एक्वायर करने में जुट गया। मैट, जिन्होंने इस ऐप को खरीदने के लिए $50 बिलियन खर्चे, वो खुद वर्डप्रेस के फाउंडर हैं। वो प्लेटफॉर्म जिस पर दुनिया की करोड़ों वेबसाइट बनती और रन करती। क्या उनके पास ऐसी एक्सपर्टाइज नहीं थी कि वो खुद ऐसा ऐप बनाकर अपने 400 करोड़ रुपए बचा लें? या फिर दुनिया में ऐसा कोई और इंजीनियर नहीं था जिसे वो 2-4 करोड़ रुपए देकर ये ऐप बनवा लें और अपने पैसे बचा लें? जवाब है नहीं। किशन ने दिन रात ट्रायल एंड एरर कर करके ऐप को डिप्लॉय एंड टेस्ट कर करके ऐसी स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर कर ली थी जो न सिर्फ उस ऐप को बनाने बल्कि उसे रन करने के लिए भी क्रिटिकल थे। और मैट को ये बात बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए उन्होंने इस ऐप को एक्वायर करने के बाद किशन को अपने साथ सैन फ्रांसिस्को में ही रख लिया है इसे रन करने के लिए। यही होता है स्पेसिफिक नॉलेज। इसके और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम एक एक करके कई इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, पर उसके पहले एक और अमेजिंग ट्रू स्टोरी। क्या आपको पता है स्टीव जॉब्स को उन्हीं की बनाई कंपनी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था। स्टीव जॉब्स एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे और कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद अपनी गाड़ी बेचकर मिले पैसों से स्टीव ने एप्पल की शुरुआत की थी 1977 में। इनिशियल सक्सेस मिलने के बाद उन्होंने पेप्सी के प्रेसिडेंट जॉन सली को एप्पल के CEO पोस्ट पर हायर किया और खुद नए कंप्यूटर मैकिंटॉश के डेवलपमेंट में लग गया। पर मैकिंटॉश जब रिलीज हुआ तो उसके हाई कॉस्ट और लो परफॉर्मेंस की वजह से उसे काफी क्रिटिसाइज किया गया। इस फेलियर की वजह से जॉन सली, जिन्हें खुद स्टीव ने हायर किया था, उन्होंने स्टीव को बेइज्जत करके कंपनी से बाहर निकाल दिया।
इसके बावजूद स्टीव ने हार नहीं मानी। एज ए फाउंडर उनके पास एप्पल के कुछ शेयर्स थे जिन्हें बेचकर मिले पैसों से उन्होंने एक नई कंपनी खड़ी की, नेक्स्ट। इस कंपनी में भी वो एक से एक कंप्यूटर बनाने में छूट गया। नेक्स्ट कुछ ही दिनों में एप्पल को कड़ी टक्कर देने लग गई और वहीं दूसरी तरफ एप्पल स्टीव जॉब्स के बिना डूबने के कगार पर आ गई थी। इसके सॉल्यूशन के लिए एप्पल के बोर्ड ने नेक्स्ट को खरीदने की सोची और स्टीव से रिक्वेस्ट किया कि वो वापस से एप्पल के सीईओ बन जाएं। जॉब्स ने ऑफर एक्सेप्ट किया और अपने रहते एप्पल को $350 बिलियन की कंपनी बना दी। अब ऐसा तो नहीं है कि स्टीव के जाने के बाद एप्पल में कोई अच्छा इंजीनियर ही नहीं बचा था, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा काबिल इंजीनियर्स अब भी मौजूद थे। फिर क्यों स्टीव को वापस बुलाना पड़ा? वही रीजन, स्पेसिफिक नॉलेज। अपने शार्प ब्रेन्स और मेहनत के दम पर स्टीव ने इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और बिजनेस के वो क्रिटिकल एस्पेक्ट सीख लिए थे जो उनके अलावा इस पूरी दुनिया में किसी को नहीं आते थे। और यही वजह है कि इतनी बड़ी कंपनी अपना ईगो साइड करके उनके सामने झुक गई। देखो, आप बेतहाशा अमीर तभी बन पाओगे जब बहुत सारे लोग खुशी खुशी आपको पैसा दें, और इसके लिए दो चीजें चाहिए। एक तो लोगों की जेब से पैसा निकले और दूसरा आपकी जेब में जाए। लोग अपनी जेब से पैसा तभी निकालेंगे जब उनका कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जितनी ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम उतना ज्यादा पैसा, और जितनी ज्यादा यूनिवर्सल प्रॉब्लम होगी उतने ज्यादा लोग अपना पैसा निकालेंगे। वो सारा पैसा निकल के आपकी जेब में तभी जाएगा जब सिर्फ आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड स्पेसिफिक नॉलेज रखते हो। 1959 में तमिलनाडु के छोटे से गांव में दो मजदूरों के घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया वेलुमणि। उसने जैसे तैसे करके बड़े मुश्किलों से अपनी बीएससी की डिग्री पूरी करी और फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लैब असिस्टेंट की छोटी सी पोस्ट पर नौकरी करने लग गया। वो दिन भर लैब में काम करता और शाम को मिले वक्त में पढ़ाई करता। नौकरी करते करते ही उसने एमएससी और फिर थायराइड बायोकेमिस्ट्री में डॉक्टरेट की डिग्री ली, जिसके बाद वो लैब असिस्टेंट से साइंटिस्ट के पोस्ट पर आ गया। लैब टेक्नीशियन के अपने टेन्योर में उसे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था कि उसे इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ आ गई, अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनरिलायबल मेडिकल टेस्ट। उसने इसी को सॉल्व करने की सोची और 1996 में थायरो केयर के नाम से अपना पहला लैब डाला। आज थायरो केयर इंडिया का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक ब्रांड है। अपनी वाइफ की दुनिया से चले जाने के बाद मिस्टर ए वेलुमणि ने अपनी कंपनी से एग्जिट लिया, और आपको पता है उन्हें अपनी स्टेक के बदले में कितने रुपए मिले? पूरे 4500 करोड़। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में उनसे भी ज्यादा काबिल कई और साइंटिस्ट थे, पर उनमें से कोई भी इतना बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा कर पाया। पता है क्यों? क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आप रिच बैकग्राउंड से हैं या पुअर, अपनी कॉलेज की पढ़ाई की है या ड्रॉप आउट हो, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो या फिर स्मार्ट तरीके से सिर्फ कुछ आवर्स फोकस्ड वर्क कर रहे हो। मैटर सिर्फ ये करता है कि आपके पास लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक नॉलेज है या नहीं, और अगर है तो फिर दुनिया का तमाम पैसा आपके कदमों में झुकने के लिए तरसता है। आपके मन में अभी कई सवाल होंगे, लाइक स्पेसिफिक नॉलेज हासिल कैसे करते हैं, किस लेवल के नॉलेज को स्पेसिफिक नॉलेज की कैटेगरी में डाला जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप खुद अपने फील्ड में इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, या फिर कहीं आपको फील्ड तो नहीं चेंज करनी पड़ेगी। इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में एक एक करके समझेंगे। एप्पल की बैंकरप्सी, डॉक्टर देवी शेट्टी की डेइंग, मुकेश अंबानी को मिले धोखे और इलॉन मस्क के ट्रेड सीक्रेट से लेकर एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने तक, ऐसी कई इंटरेस्टिंग रियल लाइफ स्टोरीज हैं आगे इस वीडियो में जो हमें अमीर बनने का तरीका समझाएंगे। स्पेसिफिक नॉलेज एक ऐसा नॉलेज है जो आपको स्कूल और कॉलेजेस में नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि कॉलेज वाले अगर आपको कोई चीज सिखा सकते हैं तो किसी और को भी वो चीज सिखा सकते हैं। उसकी स्मूथ स्पेसिफिक नहीं रह जाता, अगला बंदा आपको कभी भी रिप्लेस कर सकता है। ये स्कूल कॉलेज से मिलने वाले नॉलेज के एक स्टेप ऊपर का नॉलेज है जिसे किसी डिग्री या रिज्यूमे से मेजर नहीं किया जा सकता। देखो, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है बट वो सिर्फ यहाँ तक लाती है। यहाँ से यहाँ लेवल अप करने के लिए आपको चाहिए स्पेसिफिक नॉलेज। जब आप अपने अंदर की जेन्युइन क्यूरियोसिटी से कुछ एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश करते हो, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे मिलते हो, सवाल करते हो, अपने फील्ड के प्रॉब्लम्स देखते हो, उनको सॉल्व करने का ट्राई करते हो, आपका स्पेसिफिक नॉलेज अपने आप बढ़ता है। आज जो भी सैलरी आपको कंपनी दे रही है वो सिर्फ इसलिए दे रही है क्योंकि अगर उससे 1 रुपए भी कम देगी तो आप जॉब छोड़कर चले जाओगे, वरना उनका बस चले तो वो इससे भी आधी सैलरी में आपसे काम करा लें। बट वहीं अगर आपने अपना नॉलेज बेस इतना बढ़ा लिया कि आप कंपनी के क्रिटिकल एसेट बन गए तो वो झक मारकर आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। अमन गुप्ता JBL में काम करते थे। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर उन्होंने अपनी कंपनी के सेल्स एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिए थे। जब वो सैलरी इंक्रीमेंट करवाने अपने सीनियर के पास पहुंचे तो उन्होंने मना कर दिया। जवाब में उन्होंने कहा, बॉस मार्केट में मिलते हैं। आज बोर्ड $2 बिलियन की वैल्यूएशन रखती है और अमन की खुद के नेटवर्थ 700 करोड़ से ज्यादा है। और जो इपिक लाइन उन्होंने अपने बॉस को बोली, उसको बोलने का कॉन्फिडेंस उन्हें वहीं से आया कि वो हेडफोन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सॉलिड स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर कर चुके थे। अगर ये बात नहीं होती तो वो भी नॉर्मल एम्प्लॉइज की तरह छोटा सा इंक्रीमेंट लेके चुप हो जाते हैं।
और अपने खून पसीने से जेबीएल को ही अमीर बनाते रहते हैं। आपने कभी ये सोचा कि आपके शहर में 10 मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, फिर भी किसी एक के पास ही मरीजों की लाइन क्यों लगी रहती है? 10 हलवाई हैं, फिर भी किसी एक के पास ही भीड़ क्यों होती है? 10 टीचर्स हैं, बट एक के ही कोचिंग में सारे बच्चे क्यों जाना चाहते हैं? इन सब लोगों ने अपने हार्ड वर्क, एक्सपीरियंस और स्मार्टनेस के दम पे ऐसा नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी डेवलप कर ली है जो किसी और के पास नहीं है। अब यहाँ एक और बात समझने वाली है कि यूँ तो आप अपना स्पेसिफिक नॉलेज किसी भी फील्ड में एक्वायर कर सकते हो, बट आपको कोई एक फील्ड चुनना पड़ेगा ताकि आप अपनी एनर्जी प्रॉपरली फोकस कर सको। अब वो कौन सा फील्ड होगा ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला तो ये कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, दूसरा ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन दुनिया अभी तक नहीं ढूंढ पाई। इन दोनों बातों को अच्छी तरह समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे चलना पड़ेगा, जब इलॉन मस्क सिर्फ एक नॉर्मल इंजीनियर हुआ करते थे। ईयर 2000 की बात है, इंटरनेट तब पॉपुलराइज होना स्टार्ट ही हुआ था। इलॉन जो उस वक्त महज 29 ईयर्स के थे, कुछ ही समय पहले उन्होंने अपनी पहली कंपनी जिप2 पूरे $307 मिलियन में बेची थी। जिप2 के थ्रू इलॉन न्यूज़पेपर्स को ऑनलाइन डायरेक्टरी और मैप्स अवेलेबल कराते थे। उन्हें उस कंपनी को डेवलप करके ये बात समझ में आ चुकी थी कि इंटरनेट इज द फ्यूचर और जल्द ही लोग अपनी सारी शॉपिंग ऑनलाइन करने लग जाएंगे। और उस चीज में दुनिया को जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वो होगी पेमेंट्स की। उस टाइम पर कोई भी ऐसा मेथड नहीं था जिससे ऑनलाइन पेमेंट किया जा सके। इलॉन ने इस प्रॉब्लम को पकड़ा क्योंकि एक तो ये दुनिया भर की दिक्कत थी जिसका कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं था, दूसरा ये उनकी एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज जो कि उन्होंने जिप2 के टाइम एक्वायर की थी उससे अलाइन हो रहा था। कुछ ही समय में उन्होंने X.com लॉन्च की जो कि बाद में पीटर थिल की कंपनी के साथ मर्ज होकर बनी पेपाल। इसने पूरी दुनिया के पेमेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आज भी $66 बिलियन की कंपनी है। आप समझ ही गए होंगे कि इलॉन ने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का वो प्रॉब्लम चुना जिसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं था, तो वो इतने सक्सेसफुल बन गए। और सिर्फ इलॉन ही नहीं, डॉक्टर देवी शेट्टी कर्नाटका के एक गांव में पैदा हुए थे। 9 भाई बहनों के बीच वो 8वें नंबर पर थे। जब बहुत स्ट्रगल के बाद अपनी MBBS और फिर कार्डियक सर्जरी की पढ़ाई करके वो फील्ड में उतरे, तब उन्होंने देखा कि इंडिया में कार्डियक सर्जरी बहुत महंगी है। एक आम आदमी का इसको अफोर्ड करना इम्पॉसिबल है। उसी समय रॉनी नाम के एक 21 दिन के बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत थी। पूरे देश में कोई ऐसा सर्जन नहीं था जो इसे करने के लिए तैयार हो। उन्होंने इस ऑपरेशन को करने का बीड़ा उठाया। उनको अपनी एक्सपर्टाइज पर पूरा भरोसा था। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। इस न्यूज को उस टाइम मीडिया ने एक्सटेंसिव कवरेज दी, जिस वजह से डॉक्टर देवी शेट्टी को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग मिल गई, जो कि था पूरे इंडिया के लिए अफोर्डेबल हार्ट एंड हेल्थ केयर बाय द नेम ऑफ नारायणा हेल्थ। इंडिया के वॉस्ट ट्रेन नेटवर्क शेड्यूल और लोकेशन ट्रेसिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 5 दोस्तों ने मिलकर एक ऐप बनाया, वेयर इज माई ट्रेन, जिसे गूगल ने पूरे $40 मिलियन में एक्वायर किया। ट्रेविस कैलेनिक ने प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उबर बनाया। इन सब लोगों ने अपने इंटरेस्ट को दुनिया के बड़े प्रॉब्लम्स के साथ अलाइन किया और जी जान से उसको सॉल्यूशन ढूंढने में लग गए। जैसे ही सॉल्यूशन मिला वो रातों रात अमीर बन गए। आज रात जब आप सोने जाओ तो आंखें बंद करके अपने आप से सवाल करना कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ क्या वो मुझे पसंद है? क्या मैं वो काम तब भी खुशी खुशी करना चाहूंगा जब मुझे उसे करने के 1 रुपए भी ना मिले? अगर जवाब ना में आता है तो फिर आपको अपना फील्ड चेंज करने के बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर आपके दिल से हाँ निकलती है तो आप अपने ही फील्ड में अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को एनहांस करने में लग जाओ और ऐसा प्रॉब्लम ढूंढो जिसके सॉल्यूशन पूरी दुनिया की जिंदगी आसान बना दे। यहाँ पर आप एक सवाल कर सकते हो, हमारे पास तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जो पूरी दुनिया को हॉन्ट करता हो और उसको सॉल्व करके हम अमीर बन जाएं। देखो, पहली बात तो ये कि अभी भी दुनिया के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने बचे हैं। आज जो भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, किस जमाने में वो सब एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। जो फोन आप यूज कर रहे हो वो एक ब्रेक थ्रू सॉल्यूशन था जिसके दम पर स्टीव जॉब्स अरबपति बन गए। अपने लैपटॉप में विंडोज यूज कर रहे हो, उसको डिजाइन करके बिल गेट्स रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ बन गए। आपने कोई न कोई डायबिटीज का पेशेंट देखा होगा जो इंसुलिन लेता है। इंसुलिन के इन्वेंशन से पहले डायबिटीज को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एली लिली नाम की कंपनी दुनिया की 10वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई, टेस्ला से भी ऊपर। और दूसरी बात यह है कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पूरी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करो। सिर्फ पूरे इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व करके ही आप बहुत ज्यादा रिच बन सकते हो। बाहर दुनिया तक जाने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट आप अपने स्टेट या अपनी सिटी के हाइपर लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करके भी रिच बन सकते हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एकदम नया, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज पूछने की भी जरूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, आप उनका ही बेटर सॉल्यूशन अगर ज्यादा अफोर्डेबल तरीके में प्रोवाइड कर सकते हो तो भी आप बहुत अमीर बन सकते हो। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। चंडीगढ़ के सेंट एन स्कूल में एक बहुत ही मामूली मिडिल क्लास का लड़का पढ़ता था। उसका एक ही एम था कि कैसे भी करके बस जेई क्लियर कर ले। उसने जी तोड़ तैयारी करी, दिन रात मेहनत करी और जेई क्रैक किया। उसकी ऑल इंडिया रैंक आई थी 49। IIT दिल्ली में उसने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उठाई, वहाँ भी खूब मेहनत करी और इंजीनियरिंग खत्म होते ही 2005 में टेक्सपेन नाम की कंपनी में उसे प्लेसमेंट मिल गया। पर उसके दिमाग में तो कुछ और ही प्लानिंग चल रहे थे। कुछ महीनों के बाद उसे अमेजॉन USA में जॉब करने का ऑफर मिला और उसने उसे तुरंत लपक लिया, क्योंकि उसे पता था कि उसके मिडिल क्लास से रिच क्लास में जाने के लिए जो एक्सपर्टाइज चाहिए वो अमेजॉन जैसी कंपनीज में ही मिलेगी।
उसके दिमाग में ये बात थी कि अमेजन जो ई कॉमर्स का काम यूएसए में उस टाइम पे कर रहा है, उसको अगर वो सीख ले तो वही काम इंडिया में भी स्टार्ट किया जा सकता है। वहां पर उसकी मुलाकात उसके ही कॉलेज IIT के एक बैचमेट से हुई, तो उन्होंने मिलकर ई कॉमर्स की बारीकी को समझा, एक एक पार्ट कैसे फंक्शन करता है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाते हैं, बिजनेस कैसे एक्सपांड किया जाता है, ये सब उन्होंने सीखा। और जब लग गया कि दे हैव एक्वायर्ड ऑल द स्पेसिफिक नॉलेज दे नीड, दे केम टू इंडिया। 2007 में इंडिया आकर बैंगलोर में एक छोटे से फ्लैट में उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। उन लड़कों के नाम थे सचिन और बिन्नी बंसल, और उनकी बनाई कंपनी का नाम था फ्लिपकार्ट, जो कि आज की डेट में अमेजन को कड़ी टक्कर दे रही है। और पता है आज $40 बिलियन की वैल्यूएशन रखने वाली ये कंपनी शुरू कितने में हुई थी? मात्र 4 लाख रुपए में। पर अगेन वैल्यू उस 4 लाख रुपए की नहीं है, वैल्यू है उस स्पेसिफिक नॉलेज की जो उन्होंने अमेजन यूएसए में काम करके सीखी। उसी के दम पे वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाया, वरना ट्राई तो और भी बहुत लोगों ने किया था। स्नैपडील, शॉपक्लूज, लेट्स बाय, ऐसे जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं जो फेल हो गए। ये कहानी इस बात का भी प्रूफ है कि बिजनेस बनाने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती, पर अगर आप कोई डिग्री ले लो तो इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस नहीं कर पाओगे। जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल, फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल, भारत पे के स्नेह ग्रोवर और ब्लिंकिट के अरविंदर डिंडा के बीच कॉमन बात क्या है पता है? ये सभी IIT दिल्ली से ग्रेजुएट हैं, और वो भी एक ही बैच से। इनफैक्ट ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स हैं जिन्होंने IIT, IIM और इवन एम्स से डिग्री ली और उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करके दे गॉट एक्सट्रीमली रिच। जो एक्चुअली में टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग लोग हैं, वो दोनों चीजों के लिए समय और एनर्जी निकाल लेते हैं। उनका जो मेन कैरियर है या फिर जॉब है, वो उसे परस्यू करते रहते हैं और अंदर ही अंदर अपने स्पेसिफिक नॉलेज को और धार देते रहते हैं। अभी हम आगे मुकेश अंबानी के रिवेंज सागा की बात करेंगे, बट उसके पहले एक बात समझना जरूरी है कि एथिकली, ईमानदारी से रिच होना बिल्कुल पॉसिबल है। मैं मानता हूँ कि आज के डेट में माहौल इतना नेगेटिव हो गया है कि आपको ये बात थोड़ी अजीब लगी हो। हर तरफ करप्शन फैला हुआ है, आए दिन नए स्कैम्स निकल के आ रहे हैं। जिन एग्जाम्स को पहले पवित्र समझा जाता था, उन पर भी पाप के दाग लग रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वैसा ही बनने की ठान लो, नहीं, वो रास्ता एक डेड एंड की तरफ ही जाता है। आज नहीं तो कल उसमें एक्सट्रीम पनिशमेंट झेलना पड़ता ही है। इस वीडियो में ये जो फ्रेमवर्क मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसका यही मकसद है कि आप बिना किसी गलत तरीके के यूज किए अमीर बन सको। इनफैक्ट ये फ्रेमवर्क बेईमानी वाले रास्तों पर अप्लाई भी नहीं होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, बीइंग वेल्दी इज ए पॉजिटिव सम गेम। ऐसा नहीं है कि आपको अमीर बनने के लिए अगले को गरीब बनाना पड़ेगा। आप भी अमीर बन सकते हो, अगला इंसान भी अमीर बन सकता है। जब सब मिलकर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे तो एवरीवन विल बेनिफिट। इनफैक्ट अगर आप एक्चुअली में अमीर बनने का मादा रखते हो तो इसके लिए पहले आपके कस्टमर्स को अमीर बनना पड़ेगा, तभी तो जब आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो वो आपको पैसे दे पाएंगे। आपको कभी भी कंपटीशन से डरना नहीं है। एप्पल माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी राइवल कंपनी थी। इनफैक्ट एप्पल ने कई बार पब्लिकली ऐसे एड्स रिलीज किए थे जिसमें उन्होंने बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट की बुराई करी थी। पर 1997 में जब एप्पल बैंकरप्ट होने के कगार पे आ गई तो स्टीव जॉब्स ने दुनिया भर से मदद मांगी। हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। वो बैंकरप्सी डिक्लेयर करने ही वाले थे कि खुद बिल गेट्स ने उनसे बात कही और $150 बिलियन थी। एप्पल बच गई और आज दोनों कंपनियां $100 of billions का वर्थ रखती हैं। यही वजह है कि आपने अपने शहर में देखा होगा कि सारे सराफा दुकान एक जगह होते हैं, सारे कपड़ों की शॉप्स एक जगह पर होती हैं। आपको पता ही होगा कि कोका कोला का जो फॉर्मूला है वो एक सीक्रेट है। एक बार कोक के 2 एम्प्लॉइज ने उस फॉर्मूले को पेप्सी को चुपके से बेचने की कोशिश करी। पेप्सी कोक का आर्च राइवल है और उन्हें उम्मीद थी कि वो इस सीक्रेट को $millions of देकर हाथों हाथ खरीद लेंगे। पर हुआ क्या, इसका जस्ट उल्टा। पेप्सी ने ये बात तुरंत कोक को बता दी और FBI ने उन एम्प्लॉइज को अरेस्ट कर लिया। देखो, अगर आपके अंदर वाकई में जेन्युइन स्पेसिफिक नॉलेज है तो कितना भी कंपटीशन आ जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा उससे आपको बूस्ट ही मिलेगा। वहीं अगर किसी का स्पेसिफिक नॉलेज जेन्युइन नहीं है, सिर्फ लक के दम पर वो अमीर बन जाता है, तो इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। इवेंचुअली देयर लक विल रन अवे अलोंग विद देयर अर्निंग्स। इसी बात का प्रूफ है वो फैक्ट कि अगर आप दुनिया के टॉप 1% अमीर लोगों का पैसा लेकर बाकी सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो भी कुछ सालों बाद वही लोग फिर से अमीर बन जाएंगे। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है। करोड़पति बनने के लिए हमें एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा, जिसके लिए हमें नन अदर देन मिस्टर मुकेश अंबानी की एक अनटोल्ड स्टोरी को जानना होगा। बात 2002 की है, जब रिलायंस का बंटवारा नहीं हुआ था और पिता धीरू भाई अंबानी के जाने के बाद मुकेश और अनिल दोनों भाई मिलकर उसे चला रहे थे। उस वक्त उन्होंने इन्फोकॉम नाम की एक कंपनी स्टार्ट की थी। ये कंपनी पूरी तरह से मुकेश अंबानी का ब्रेन चाइल्ड थी, जिसमें उनके भाई अनिल अंबानी का कोई खास योगदान नहीं था। इनफैक्ट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी उनका नाम नहीं था। एक साल बाद 28 दिसंबर 2003 को मुकेश के पिता धीरू भाई अंबानी की बर्थ एनिवर्सरी पर इन्फोकॉम ने अपनी सेवाएं शुरू की। इसकी जोरदार मार्केटिंग की गई। मुकेश ने ये ऐलान किया कि उनके कॉल्स 50 पैसे के पोस्ट कार्ड से भी सस्ते होंगे। आज से 20 साल पहले उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। तब लोगों के पास बहुत मुश्किल से मोबाइल फोन्स हुआ करते थे। इंडिया में सिर्फ एक वो ही थे जो इतना आगे की सोच लेके चल रहे थे। मुकेश जी जान लगा कि इस कंपनी को संभालते रहे, पर फिर 2 साल के अंदर ही ये कंपनी उनसे छीन ली गई।
2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का बंटवारा हो गया। उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी ने अपने छोटे बेटे को रिलायंस एनर्जी और रिलायंस कैपिटल के साथ साथ रिलायंस इन्फोकॉम भी दे दिया। मुकेश को रिलायंस इन्फोकॉम को छोड़ना बहुत बुरा लगा, पर उससे भी ज्यादा बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब उन्हें नॉन कम्पीट क्लॉज साइन करना पड़ा, यानी कि अगले 10 साल तक वो टेलीकॉम सेक्टर में नहीं उतर सकते थे। उनका दिल बैठ गया। आखिर ये उनके पिता की आखिरी ख्वाहिश थी जिसे खुद पूरा करना वो अपना फर्ज समझते थे। कोई और होता तो चुपचाप बैठ जाता, पर इस सेटबैक के बाद मुकेश ने जो किया वो ये दिखाता है कि व्हाई ही इज वर्दी ऑफ द 8 लाख करोड़ रुपीस नेटवर्थ ही इज हैविंग टुडे। उन्होंने अपनी एक छोटी सी बट सीक्रेट टीम बनाई, उसके साथ मिलकर 10 साल बाद की प्लानिंग में जुट गया। पूरे 10 साल तक दिन रात प्लानिंग प्लॉटिंग की गई, फंड्स कलेक्ट किए गए, रिसोर्सेज एक्वायर किए गए, टेलीकॉम सेक्टर के सारे प्लेयर्स की हर एक चाल पर कड़ी नजर रखी गई। इस बार वो खिलाड़ी बनने नहीं बल्कि पूरा खेल अपनी मुट्ठी में करने आए थे, और इतने एफर्ट से उनको समझ में आ गया कि इस सेक्टर के लूप होल्स क्या है। ही गॉट होल्ड ऑफ दैट स्पेसिफिक नॉलेज, और जैसे ही 10 साल पूरे हुए ठीक 2015 में उन्होंने जियो को लॉन्च किया। पहले तो सबको लगा कि ये जो इतना ओवर सैचुरेटेड मार्केट है जिसमें ऑलरेडी 20 से ज्यादा प्लेयर्स हैं, उसमें वो क्या ही कर पाएंगे। जब सबके पास ऑलरेडी सिम्स हैं तो जियो को कोई क्यों ही लेगा। और उससे भी बड़ी बात उनके खुद के सगे भाई जिनके पास 10 साल पहले तक एग्जैक्ट उनके जैसे रिसोर्सेज थे ने इस सेक्टर में अपनी कंपनी डुबा दी थी। लॉन्च के दिन तक भी किसी को खबर नहीं थी कि वो क्या मास्टर स्ट्रोक चलने वाले हैं। उन्होंने सारा डेटा फ्री कर दिया और इस बात ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। लोगों ने लाइन लग लग के उनके सिम्स खरीदे, हर किसी के कॉन्टेक्ट के नाम के आगे जुड़ गया जियो। इसके बाद की कहानी के तो हम सब पार्ट हैं। मुकेश अंबानी ने वो सारे बॉक्सेस टिक किए थे जो अब तक इस वीडियो में हम डिस्कस करते आए हैं। वो उस टाइम की दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ढूंढ चुके थे, डेटा के कॉस्टली होने का, जिसको सॉल्व करते ही एवरीवन वाज रेडी टू पे हिम। उनके पास ये स्पेसिफिक नॉलेज भी आ चुका था कि कैसे इंडिया में डेटा को सस्ता किया जाए ताकि हर कोई अपनी जेब से पैसा निकाल के उन्हें ही दे। उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन भी था। उन्होंने पूरे देश में एक साथ अपना नेटवर्क चालू किया था ताकि वे हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करके प्रॉफिट ले सकें। फिर भी उन्हें 10 साल वेट करना पड़ा, क्योंकि ये जो टाइम वाला फैक्टर होता है ये कई बार हमारे हाथ में नहीं होता। Becoming rich takes time. You'll have to be patient on the outside, but inside keep working restlessly. दिन रात आप सही डायरेक्शन में स्मार्ट तरीके से एफर्ट्स करते रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अमीर बन जाओगे। उस दिन दुनिया आपको ओवरनाइट सक्सेस कहेगी और आप उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा भर दोगे। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने 2 छोटे छोटे गिफ्ट्स की बात करी थी, उनके बारे में कुछ ही सेकंड में बात करता हूँ। और उसके पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अमीर बनने की जर्नी में आपको और भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। मिडिल क्लास से बिलोंग करके भी अपने स्पेसिफिक नॉलेज के दम पे जनरेट किए आइडियाज को आप एक्सक्यूट कर सके, उसके लिए आपको फंड्स की जरूरत पड़ेगी। साथ ही आपको अपना लक भी खुद क्रिएट करना सीखना पड़ेगा, जैसा कि हर अमीर इंसान करता है। आपको बॉटलनेक, लेवरेज और फ्री फॉल जैसे कुछ कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे जो कि स्ट्रेटजी के बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं। ये सारी बातें मैं आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा जो कि इस सीरीज का सेकंड पार्ट है और बहुत जल्द रिलीज होगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको मेरी बातें जरा भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना। आई रिप्लाई टू देम ऑल। और जो पहला गिफ्ट है वो है अब तक के डिस्कस किए हुए प्रिंसिपल्स का एक पोस्टर, जिसे आप डाउनलोड करके रख सकते हो या प्रिंट भी करा सकते हो। और अगर ऐसा करते हो तो इससे मुझे टैग जरूर करना, मैं सबको रीपोस्ट करूंगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो आपसे चैट भी करूंगा। और जो दूसरा गिफ्ट है वो है कि कुछ लोग की डिमांड थी कि मैं अपने वीडियो की स्क्रिप्ट आपसे शेयर करूं, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये दोनों चीजें मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर और टेलीग्राम चैनल दोनों में शेयर कर दी हैं। आप जहां से चाहो वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे अवेलेबल है। होप यू लाइक देम। थैंक यू।